पाषाण काल में एक शाम का दृश्य है जब हिमालय के ऊंचे शिखर धुंध के बीच लिपटे हुए हैं। जंगलों की छांव में पाषाणकालीन शिकारियों का एक समूह आगे बढ़ते हुए बकरियों के झुंड को अपने साथ ले जा रहा है। उनकी हंसी और बातें वातावरण को जीवंत रूप में भर देती हैं। वर्षों तक शिकार की कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज उनकी आंखों में खुशी की चमक है। जैसे ही वे अपने गांव के करीब पहुंचते हैं, ऊंचाई पर स्थित उनकी गुफाओं का दृश्य उनके सामने आता है। गुफाओं के विशाल दरवाजे जो लकड़ी के लट्ठों को रस्सी से बांधकर बने हैं, उन दरवाजों को देखकर समूह की गति और आवाज और बढ़ गई है। इन शिकारियों को देखकर गुफाओं के विशालकाय पहरेदार, जिन्होंने कमर के नीचे के भाग को पशु की खाल से ढका है, धीरे धीरे गुफा के दरवाजों को खोलते हैं। जहां शिकारियों का स्वागत कबीले के अन्य लोगों द्वारा किया जाता है, कबीले के लोगों के हाथ में लकड़ी को नुकीला करके बनाए गए भाले थे और शिकारियों के हाथ में भी वैसे ही भाले थे। कबीले के लोगों और शिकारियों के बीच आलिंगन होता है और एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी जाती है। गुफा के प्रवेश द्वार से आगे बढ़कर एक कमरे में शिकारियों द्वारा अपने साथ लाए गए जंगली पशुओं का मांस, फल, जंगली अनाज और सब्जियां आदि रख दिए जाते हैं। बकरियों को जल्दी में हाँकते हुए एक अन्य कमरे में बंद कर दिया गया और उसका दरवाजा बंद कर दिया गया। गुफा के अंदर हथियारों और सुगंधित जड़ी बूटियों से भरा हुआ एक जीवंत वातावरण है। आग की चिंगारी और बातचीत की आवाजें गूंजती हैं, जैसे वे अपने साहसिक कार्य के किस्से साझा करते हैं। यह आयोजन न केवल भोजन और आराम का है, बल्कि यह एक अद्भुत परंपरा भी है जो एक समूह को जोड़ती है। पाषाण काल का यह क्षण न केवल उनके संघर्ष का प्रतीक है, बल्कि समूह और खुशी का भी संदेश देता है। अब पाषाणकालीन शिकारियों की आंखों में आतुरता स्पष्ट हो रही थी। तब कबीले के सुरक्षा करने वाले व्यक्ति ने हंसते हुए उन्हें अपने अपने आवासों में जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद कबीले के रक्षकों ने शिकारियों द्वारा लाई गई वस्तुओं को देखना शुरू कर दिया। इस बार अच्छी मात्रा में पर्याप्त सामग्री आई थी। कबीले के रक्षकों की आंखों में इस प्रचुर सामग्री को देखकर चमक आ गई। तब कबीले के रक्षकों ने किसी को तेज आवाज में पुकारा, सुप्तरेओ सुप्त। परंतु दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया न आने पर दोनों द्वारपाल झुंझला गए। एक कोष्ठ में जाकर एक बड़े से मृग चर्म को खींचकर एक ओर फेंक दिया और उसके नीचे सो रहे एक मोटे आलसी से व्यक्ति की पीठ पर 2 लात मारी। सोया हुआ व्यक्ति सहसा उठ बैठा और पहरेदारों को भांति भांति की गालियां देने लगा। वर्षों तक यत्र तत्र घूमने के बाद इस सुरम्य पर्वत पर निवास मिला, परंतु लगता है कि तुम लोग यहां भी चैन से रहने नहीं दोगे। बताओ क्या काम है? जाकर महाराज से कहो कि शिकारियों का दल लौट आया है और इस बार प्रचुर मात्रा में सामग्री लेकर आया है। तब सुप्त अनमने भाव से फेंकी गई खाल को ओढ़कर गुफा से बाहर चल दिया। करीब 100 कदम चलने के बाद सुप्त गुफा से बाहर आया। हिमपात हल्का हल्का चालू हो गया था। शीत का अनुभव होने पर सुप्त ने ओढ़ी हुई पशु की खाल को दोनों हाथ से समेटते हुए अपनी गति तेज कर दी। करीब 500 कदम की चढ़ाई चढ़कर वो एक पर्वत के शिखर पर पहुंच गया, जहां पर एक विशाल गुफा थी। ये गुफा सामान्य गुफाओं से अलग थी, जैसे कि उसे तीक्ष्ण औजारों से बनाया गया हो। परंतु उस समय ऐसे तीक्ष्ण औजार होते ही नहीं थे और पाषाण से वैसे औजार बनाना संभव भी नहीं था। उस दिव्य गुफा के दरवाजे पर उसने उच्च स्वर में आवाज लगाई, महाराज, कुश और हस्ती ने सूचना भेजी है। थोड़ी देर तक जवाब न आने पर उसने दोबारा आवाज लगाई, महाराज, महाराज। तब अलसाते हुए एक लंबे कद और गोरे रंग और सुंदर चेहरे वाला आदमी गुफा से बाहर आया और मुस्कुराते हुए पूछा, कहो भाई, क्या सूचना है? महाराज, बहुत समय पहले आखेट पर गया दल वापस आ गया है। साथ में प्रचुर मात्रा में उपयोगी सामग्री भी लाया है। गुफा के अंदर से आए व्यक्ति ने खुश होकर कहा, आहो भाद्र सूक्त, आखेतक दल की वापसी के समाचार से अत्यंत प्रसन्नता हुई। जाओ, कबीले की सारी जनता को शुभ समाचार दो और सभी को रात्रि के प्रथम प्रहर में सामूहिक भोजन व बलि अनुष्ठान में आमंत्रित करो। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखें अगला भाग।